इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो जो मैं नंबर दूंगा आप उस पर मैसेज करके हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी रीजन में आपको नहीं फंसाएंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे जो नंबर दूंगा उस पर कॉन्टेक्ट करके ये हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप प्रैक्टिस शीट भी ले सकते हो। और अगर आपको डाउट की रिक्वायरमेंट है, आपका डाउट इन लेक्चर से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली हम आपको डाउट के लिए भी अवेलेबल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो बेसिकली, अभी आपको मालूम है बोर्ड का टाइम आ चुका है, तो कुछ बच्चे परेशान होंगे डेफिनेटली कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं हुई है। तो ये वीडियोस में हम लोग जो है 10 बोर्ड्स को स्पेशली फोकस करने वाले हैं और सारी बातें आपको बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बेटा। तो इसमें मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी रेफरेंस के साथ आपको चीजें बताऊं ताकि आप एनसीईआरटी को मीनिंगफुल बना पाए अपनी लाइफ में। तो एक छोटी सी कोशिश विंग्स एकेडमी की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए, और उम्मीद ये रखेंगे कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो तीन बात कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोग लेके चलने वाले हैं इन सब चीजों को। कोशिश इंशाल्लाह ये रहेगी कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाए एकदम अच्छे बिंदास तरीके से, ताकि आपका बिंदास रिजल्ट आ सके। ठीक है। और इसकी जो प्रैक्टिस शीट होगी, जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे अपनी वीडियोस में, और उसकी जो प्रैक्टिस शीट होगी वो आपको मैं नंबर दे दूंगा। वहां पर जाके आप नंबर पे जाके अपनी प्रैक्टिस शीट ले सकते हैं। और जो भी हेल्प चाहिए होगी, इवन कि आपको डाउट्स भी लेने होंगे, तो वहां से आपको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ठीक है बेटा। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और इसका वेटेज देखें अपने बोर्ड्स एग्जाम में तो 13 मार्क्स तक का इस पे आता है। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यकीन मानिए अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ग्रैप्स करने वाले हैं। ठीक है बेटा। आइए। तो इसमें जो है सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करी तो इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स जो है वो चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक्स है बेटा वो चार्ज है। कोशिश ये करूंगा एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको दे पाऊं, सिंपलेस्ट वे में आपको समझा पाऊं, ताकि आपकी लाइफ में अब जो चीजें हैं बोर्ड्स के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। और इसके साथ साथ हम आने वाले लेक्चर्स में वो भी कवर करेंगे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स में आ चुके हैं, और या उस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो बने रहिए इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है वो चार्ज है, और चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख रही है। तो आप इसको सुकून से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैं इसको समझाता हूँ क्या लिखा है। इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम अप्लाई करते रहेंगे, अंडरलाइन करते रहेंगे। और बेसिकली इसमें सिर्फ आप नहीं पढ़ोगे, इसमें हम और आप मिलकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है। आफ्टर ऑल ये बोर्ड्स का सवाल है, तो क्या है इसमें, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। आई थिंक ये वाली टर्म से आप सब फेमिलियर हो, मैटर क्या होता है। बेटा अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो ये भी मेरा फर्ज है मैं आपको बता सकूं। मैटर बेसिकली कोई ऐसी चीज जिसका मास हो और जो स्पेस घेरे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है। तो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी, चार्ज इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद मैटर। मतलब जितना आप लोग कॉन्फिडेंटली ये कहते हो कि मैटर मतलब सर मास होगा और सर वो स्पेस भी घेरेगा, उतना कॉन्फिडेंटली आपको ये भी समझ लेना है कि मैटर मींस उसकी एक प्रॉपर्टी चार्ज भी है। तो ध्यान रखिएगा। तो मैटर की एक प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फिनोमिनास को और मैग्नेटिक फिनोमिनास को शो करता है और एक्सपीरियंस करता है। ध्यान रखना है। मैटर की वन ऑफ द प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फिनोमिनास और मैग्नेटिक फिनोमिनास को हम एक्सपीरियंस करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, हम मतलब बॉडीज। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएट करेगी, और जिसकी वजह से क्या चीज नोटिफाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फिनोमिनास और मैग्नेटिक फिनोमिनास को। आई होप कि आपको ये वाली डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अपने को डेफिनेशंस क्लियर होती है, बट स्टिल मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है गिवन टाइम में, दैट इज नोन एज करंट। सिंपल, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से। यहां पे मैंने आपको कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश करी और आपको समझाने की कोशिश करी। जब भी मैं बेसिकली कंडक्टर की बात करूंगा, आप ध्यान रखना, जब भी मैं कंडक्टर की बात करूंगा तो आप एक सिलेंड्रिकल बॉडी इमेजिन कर लेना फटाफट। ठीक है। तो यहां पर मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, इसको मैं शेड भी कर देता हूं सो दैट आप इजीली देख पाओ वीडियो में। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी गिवन टाइम में, दैट इज नोन एज करंट। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन एग्जाम टाइम पे याद नहीं आती और आपका सवाल आ चुका है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो एक और डेफिनेशन मैंने आपको दी है,
ये तो डेफिनेटली आपको याद होती है। उसको मैंने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। और रेट का मतलब बेटा यू हैव टू डील विथ टाइम, यानी कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। जहां भी आप रेट पढ़ोगे वहां पे मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे हमने चार्जेस को मूव कराया है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करी है कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हम आई से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपने फ्लो कराया उसको हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं या स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हैं, और टाइम को मैंने टी से लिया है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या पता था, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और अगर मैं आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पे बात करूं तो ये फॉर्मूला आपको आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 पे मिल जाएगा, ठीक है, पेज नंबर 200 पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसके बाद ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या हो गया, क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। अब डेफिनेटली अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी एक मेजरिंग यूनिट होगी जिसके थ्रू हम उसको बताएंगे कि कितनी अमाउंट में है ये क्वांटिटी। तो इसकी यूनिट हो गई एम्पेयर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई अ लेटर दैट इज ए, कैपिटल ए यूज करेंगे, स्मॉल ए यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, एम्पेयर, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। अच्छा, ये जो यूनिट है एम्पेयर, ये ऐसे ही नहीं रखी गई थी, ये एक साइंटिस्ट थे बेसिकली जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पेयर, राइट। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पेयर, उनके नाम पे यूनिट, ये यूनिट रखी गई है, ठीक है। ये भी बात आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 200 पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया आपको। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा हुआ है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी। बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अपने बच्चों के दिमाग में सिर्फ थॉट ऐसा आता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, बेटा बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि मैंने एक पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नीट्यूड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहां पर मैं ट्रू पे टिक कर दे रहा हूं। और उसके बाद एक पॉइंट लिखा है जो कि थोड़ा सा शॉकिंग हो जाएगा कुछ बच्चों के लिए, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हैव डायरेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट हैव डायरेक्शन, ये बात भी सच है, ट्रू है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर इस इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, तो सर ये वेक्टर होना चाहिए, बट आप लिख रहे हो स्केलर क्वांटिटी। और मैंने बहुत सारी बुक्स आपको बताती है दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी ही होता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो आपके एक चैप्टर आता है वेक्टर्स, उसमें आपको पूरा तरीके से बताया जाता है। बट अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि बेसिकली किसी भी क्वांटिटी को अगर मेरे को वेक्टर बोलना है, किसी भी क्वांटिटी को अगर मुझे वेक्टर बोलना है कि सपोज करो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए उसके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन जो कि आपसे अभी तक छुपी हुई थी वो क्या है, सॉरी, वो क्या है, वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करे। अब वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है सर, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर अलजेब्रा एक बेसिकली मैथमेटिक्स है वेक्टर्स को डील करने की, जिसमें एंगल का इंपॉर्टेंस होता है। क्या बोल रहा हूं, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, तो इसको बिल्कुल पॉइंट को लिख लीजिए अगर आप भूल सकते हैं तो। उस मैथमेटिक्स में एंगल का इंपॉर्टेंस होता है, मतलब अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड शो करती है, डायरेक्शन शो करती है और वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करती है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अदरवाइज अगर वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड शो करती है और डायरेक्शन शो करती है बट वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती, तो उसको हम स्केलर बोलते हैं। तो ये स्केलर ही होगी क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती, ठीक है भाई, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। बट कंफ्यूज मत होना बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो एग्जांपल्स आपके लिए क्रिएट करके रखे हैं,
सो दैट आपको इजीली ये बातें समझ में आ जाए। अब यहां पर आप दो वायर्स देखें, ठीक है, डेफिनेटली वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस तो हो गई, वो आगे बात करेंगे, बट वायर का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया कि यहां पर एक वायर है और एक यहां पर वायर है जो कि 60 डिग्री पे है। दोनों वायर्स के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और यहां पर एक थर्ड वायर है। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर 3 एम्पियर का करंट निकल रहा है, मतलब 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, सर एम्पियर क्या है? तो आपको अभी बताया, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो ये 3 एम्पियर क्या है? करंट, ठीक है। और यहां पर इस वायर में 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इस वायर में 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इस वायर में कितना करंट आएगा? तो बिना परेशान हुए आप लिख दो, सर 3 एम्पियर यहां से आया, 2 एम्पियर यहां से आया, 3 + 2 यानी कि यहां पर सर आ गया 5 एम्पियर। इज इट क्लियर टू यू कि यहां से 3 एम्पियर आया, यहां से 2 एम्पियर आया, तो इस वायर में कितने एम्पियर जा रहा है? 5 एम्पियर। अब यहां पर दूसरी कंडीशन है, यहां पर ही मैंने 3 वायर्स लिए, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा, और इस वायर में और इस वायर में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। वो एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहां पर बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि एंगल चेंज हुआ, पर ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ करंट चेंज होगा। देखते हैं, यहां से 3 एम्पियर का करंट आया और इस वाले वायर से 2 एम्पियर का करंट आया। अब सोचो, यहां से हमारे पास 3 एम्पियर का करंट आ रहा है इस तरीके से, और यहां से हमारे पास 2 एम्पियर का करंट जा रहा है इस तरीके से, तो अल्टीमेटली यहां पर हमारा हो जाएगा 5 एम्पियर का करंट। तो अपने को पता चल गया कि एंगल का कोई रोल, कोई योगदान नहीं है, तो यानी कि वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं कर रहा, इसी कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देते हैं, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम फिर दूसरे पार्ट पे चले और उसको समझें। इलेक्ट्रिक, अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल बेसिक पार्ट की बात करता हूँ, तो वो चार्ज है। चार्ज एक मैटर के साथ जुड़ी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना आते हैं। तो मतलब मैं आपसे पूछता हूं, मैटर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फिनोमेना और मैग्नेटिक फिनोमेना आएंगे? तो आप फौरन से आंसर करोगे सर चार्ज। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों मैंने आपको बताया किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको ये डेफिनेशन टफ लग रही है तो आप सिंपल डेफिनेशन पे भी जा सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। और ऑब्वियसली चार्ज रोड पे फ्लो नहीं करने वाला, चार्ज एक कंडक्टर में फ्लो करने वाला है। और कंडक्टर बोलते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? एक सिलेंड्रिकल बॉडी, जैसे कि मैंने यहां पर इमेजिन की, राइट। तो रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे चाहो आप वैसे याद करो। तो आपको चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड करना है, और जैसे ही आप चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड करोगे आपको फौरन से क्या मिल जाएगा? करंट। तो करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया? I इज टू क्यू बाई टी। क्या ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में है? तो मेजोरिटी जानती है, बट स्टिल मैं बता देता हूं कि पेज नंबर 200 पे ये फॉर्मूला अवेलेबल है। उसके बाद हमने इसकी यूनिट की बात करी, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, विच इज डिनोटेड बाय ए। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखी गई, साइंटिस्ट का नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। ये बात भी आपको उसी सेम पेज 200 पे, पेज नंबर 200 पे मिल जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्मॉल यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिंपल पॉइंट्स को हम छोड़ेंगे नहीं ताकि आपके नंबर खराब ना हो, ठीक है। जैसे कि आपकी बात करी गई मिली एम्पियर की, ऐसे लिखते हैं मिली एम्पियर को, 1 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर में क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर्स होते हैं? 10⁻³ एम्पियर। अब आप सोच पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये समझा रहा हूं स्टैंडर्ड यूनिट करंट की क्या है? एम्पियर। ये स्टैंडर्ड नहीं है, मिली एम्पियर स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर आपको करंट बाई चांस मिली एम्पियर में दिया जाएगा तो आपको उसको स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको उस मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा एम्पियर में। और मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमें पता होना चाहिए 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। दूसरा आपको कन्वर्जन दिया हुआ है माइक्रो एम्पियर का, तो माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो 1 माइक्रो एम्पियर में होते हैं 10⁻⁻⁶ एम्पियर।
1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। और ये भी कन्वर्जन आपको बेसिकली एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 पे ही मिल जाएंगे। तो यानी कि अभी जो हमने बोर्ड पे डिस्कशन किया आपसे, या अभी तक जो हमारा और आपका डिस्कशन हुआ, वो सारी बातें अप्रोक्सीमेटली आपको पेज नंबर 200 पे मिल जाएंगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के बेसिक्स में। ये सारी बातें बेसिक है इस चैप्टर की, जो कि आपको हर हाल में पता होना ही चाहिए, तभी आपके आने वाले जो टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका फोटो ले लें, आप चाहे तो इसको लिख लें, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। मिल आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट। हमने लास्ट अभी क्या पढ़ा था? हमने लास्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में करंट दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ होगा, तो आप चार्ज को निकालोगे कैसे? तो यहां से चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए बेटा? चार्ज को निकालने के लिए। और चार्ज को आप लोग मेजर किस में करेंगे? कूलम में। ऑलराइट, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसी से मैंने मैनेज करके क्या निकाला? एक फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। कभी कभी क्वेश्चन में करंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा और चार्ज पूछेगा, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। चलो, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात करी है आपसे, वो देखो क्या है। स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम कर्व, मतलब अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ हो जिसमें एक साइड, एक एक्सिस पे चार्ज हो, दूसरे एक्सिस पे टाइम। ठीक है, अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ हो जिसमें एक एक्सिस पे चार्ज हो, दूसरे एक्सिस पे टाइम हो, और आपसे पूछा हो कि आप बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हो? करंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मतलब टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें हम दो पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लेते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों को तो बढ़िया है, अदरवाइज आगे इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल आपको ध्यान रखना है कि चार्ज का और टाइम का ग्राफ दिया गया होगा, तो आप उसका स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप आपको करंट देगा। वहीं अगर आपको करंट और टाइम का कर्व दिया हो, मतलब करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, तो अगर मैं उसका एरिया निकालूं, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लोप। स्लोप और एरिया में डिफरेंस है, ठीक है। अगर मेरे को करंट और टाइम दिया जाए ग्राफ में और मेरे से चार्ज पूछा जाए, तो मैं उस करंट और टाइम का एरिया निकाल लूंगा। और अगर मैंने करंट और टाइम का एरिया सही निकाल लिया तो डेफिनेटली बेटा मैं चार्ज को निकाल लिया। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज और टाइम दिया जाए ग्राफ में तो वहां पर आपको स्लोप निकालना है, और वो स्लोप आपको करंट देगा। और अगर आपको करंट और टाइम दिया हुआ है और आपको चार्ज निकालना है, तो आपको उस करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है। यहां पर आपको करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और आपको डिमांड किया है चार्ज, यानी कि ये कंडीशन किस पे बेस है? इस वाले पॉइंट पे बेस्ड है। तो डेफिनेटली आपको मालूम है करंट और टाइम दिया हुआ है और आपको चार्ज निकालना है, तो आपको इसके एरिया पे काम करना है। और आपको बेटा क्या दिख रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का सबको एरिया का फॉर्मूला पता होगा। यहाँ पे करंट की रीडिंग कितनी है? 4 एम्पियर, और यहाँ पे टाइम की रीडिंग कितनी है? 2 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है आप लोग को बार बार याद कराने के लिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए बार बार लिखना। तो आप भी बार बार लिखना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेरे पास करंट और टाइम का कर्व दिया हुआ हो, करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, तो मैं अगर उसका एरिया निकाल लूंगा तो चार्ज मिल जाएगा। आइए मिलके चार्ज निकालते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो सबको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चल रहा कुछ भी, याद कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहां से देखो, ये हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1/2 एज इट इज आ गई। बेस देखो, ट्राइंगल का बेस बेटा यही तो होगा, ये तो ओरिजिन है यानी कि 0। तो ये बेस हो गया, तो बेस क्या हो गया? 0 से लेके 2 तक, तो बेस क्या हो गया? 2। तो यहाँ पर बेस हो गया 2, और हाइट क्या हो गई बेटा? 4। तो हाइट हो गई 4। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 से 2 छम छम यानी कि कैंसिल हो गया। तो 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, यहां से आगे हमारे पास चार्ज, दैट इज 4 कूलम। कितना चार्ज आया? 4 कूलम। ये एक वन ऑफ द मेथड है जो कि सिंपलेस्ट मेथड है, जो कि आपको चार्ज दे सकता है। मैं मेथड नंबर 2 भी बता देता हूं, आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है एवरेज करंट का। सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन है यार, बट आपके बोर्ड्स का टाइम है इसलिए मेहनत जरूरी है। तो आपको भी यहां से सीखना है कि जी बेसिकली तबीयत थोड़ी डाउन हो, मौसम चेंज हो रहा है, सबको तबीयत मेजोरिटी की डाउन है,
तो आपको अपनी प्रिपरेशन को डाउन नहीं होने देना है। एवरेज करंट की अगर बेटा मैं बात करता हूं, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल करंट प्लस फाइनल करंट डिवाइडेड बाई 2। नहीं पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, तो अपनी कॉपी में जो नोट्स आप मेंटेन करोगे उसमें कहीं साइड से स्टार पॉइंट बना के लिख लो। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल करंट प्लस फाइनल करंट डिवाइड बाई 2। तो यहां से आई शो कर रहा है करंट, और इनिशियल मतलब इनिशियल करंट, आई फाइनल मतलब फाइनल करंट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो बेटा इनिशियल करंट कौन सा है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब वो यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, खैर आप लोग इसको समझो। तो ये है इनिशियल कंडीशन, ये वाली कंडीशन है हमारी इनिशियल, और ये वाली कंडीशन है हमारी फाइनल। देखो बच्चा गलती क्या करता है, बच्चे को फौरन से ग्राफ में लगता है सर ये तो 2 आ रहा है, आपने 0 क्यों लिखा। तो बेटा यहां पर इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू देखो, तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ठीक है, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, इनिशियल करंट प्लस फाइनल करंट डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इनिशियल करंट हो गया 4, फाइनल करंट हो गया बेटा यहाँ पे हमारा 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली 4/2, और यहां से हमारे पास जो एवरेज करंट निकल कर आ गया दैट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। जो हमारे पास एवरेज करंट आया वो कितना है, 2 एम्पियर। अब करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, सीखा है हम लोग ने। क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम। आपने एवरेज करंट की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 एम्पियर, तो पुट 2 हियर। एवरेज करंट की जगह मैंने 2 रखा, चार्ज मेरे को नहीं पता तो चार्ज को क्यू रहने दिया, और टाइम बेटा हमारा क्या है बेसिकली 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 4 कूलम। आई थिंक आप लोग इस मेथड को यूज करो, क्योंकि ये ज्यादा इजी मेथड है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, है ये भी इजी, बट जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास चॉइस है, दोनों ही मेथड सही है। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर लो। अगर आपको चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया हो, आपको करंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको उस ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए मैं बता चुका हूं टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं समझ में आया घबराना मत, आगे आने वाली वीडियोस में सब क्लियर हो जाएगा। अगर दूसरी बात, अगर करंट और टाइम दिया हुआ है, अगर आपको करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको चार्ज निकलवाएगा, और चार्ज में बेसिकली आपको क्या करना है, करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया निकालना है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे किया है। एक मेथड ये रहा, दूसरा मेथड ये रहा। ध्यान क्या रखना है, एवरेज करंट का फॉर्मूला दैट इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल करंट प्लस फाइनल करंट डिवाइड बाई 2। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि आपको ग्राफ की वैल्यू सही से लेना आनी चाहिए, क्योंकि बच्चा गलती क्या करता है, सर इनिशियल ये रहा फाइनल ये रहा, ये तो बहुत सिंपल है, पर सर फाइनल पे वैल्यू 2 ले लेगा, जो कि गलत है। फाइनल पे करंट की वैल्यू 0 आ रही है। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं, तो डेफिनेटली बच्चे मेजोरिटी गलती करते हैं, इसी वजह से कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ये भी जो एग्जाम्पल है ये आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, और ये भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल है बेसिकली बेटा, ये पेज नंबर 200 पे ही है। ठीक है, ये एक सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी का, जो कि पेज नंबर 200 पर ही। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है। क्या बोला गया, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। सबसे पहली बात, ये हाफ कहलाता है, तो आप इसको इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। मतलब हमारा जो 0.5 एम्पियर का करंट है, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट यूज कर रहा है कितने मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए। सबसे पहली बात, जैसे ही आपको 10 मिनट दिखेगा, आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि ये मिनट हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है टाइम की। तो टाइम की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, सेकंड। तो यहां पर डेफिनेटली हम लोगों को कन्वर्जन करना पड़ेगा। करंट हमारा एम्पियर में, स्टैंडर्ड वैल्यूज में कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या पूछा है, खुद सोचो, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ना ही मत। क्या बोला है, करंट दिया है, टाइम दिया है, क्या पूछेगा, क्या ऑप्शन बचता है, सोचो। करंट दिया है, टाइम दिया है, क्या ऑप्शन बचा, चार्ज। और चार्ज के लिए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बेसिकली कि अगर आपको करंट दिया हो, टाइम दिया हो, तो आपको चार्ज निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेम वही क्वेश्चन है, करंट 5.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट्स, कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, आगे हम कन्वर्जन करेंगे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिया आपसे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिया, बहुत प्यारा सवाल है। करंट 0.5 एम्पियर लिया, टाइम 10 मिनट लिया। सबसे पहली बात, मैंने वो सारी चीजें लिख ली जो कि क्वेश्चन से मुझे दी गई थी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको मुझे बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट आपको भी नहीं पड़ेगी। बट कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होती है,
जहां पर हम लोगों को काफी दिमाग लगाना पड़ता है कि सर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो एक ही बार टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ो और उस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको अलग से लिख लो, ताकि बार बार आपको क्वेश्चंस को पढ़ के टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि इस पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तभी आपका वो पेपर 3 घंटे के अंदर समाप्त हो पाएगा। ठीक है, और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम काम रहना है, एकदम सुकून से रहना है। क्योंकि जितना माइंड आपका सुकून से काम कर सकता है, जिस लेवल पे आपका माइंड सुकून से काम कर सकता है, उस लेवल पे स्ट्रेस कंडीशन में नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो करंट कितना है 0.5 एम्पियर, टाइम है 10 मिनट। एज आई टोल्ड यू कि टाइम स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। बच्चों को पता है, आप लोग सब स्मार्ट लोग हो, बट स्टिल मेरा फर्ज है आपको बताना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 10 into 60 कर देंगे, तो 10 into 60 600 सेकंड। यानी कि आपको समझ में आ गया, इस फॉर्मूले में टाइम की जगह मैं 10 मिनट्स नहीं लिखने वाला हूं, मैं 600 सेकंड लिखने वाला हूं। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मैंने बिल्कुल बेसिक से ही उठाया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। मेरे को करंट की वैल्यू 0.5 दी थी, क्यू की वैल्यू मेरे को निकलवाई थी, टाइम 600 सेकंड मैंने बता चुका हूं। तो यहां से 0.5 इंटू 600 हो जाएगा और चार्ज आ जाएगा 300 कूलम। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो तो ऐसे सोचो, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, और कैलकुलेशन में फंसना ही नहीं, करंट को आप 0.5 की जगह 1/2 लिख दो, और टाइम आपका हो गया 600। तो यहां से कट जाएगा 300 टाइम्स में, और चार्ज आपका डायरेक्टली आ जाएगा 300 कूलम्स। चार्ज आपका डायरेक्टली आ जाएगा बेटा 300 कूलम्स। तो आपको आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग आपसे चीजें बताई, जो कि मेरे ख्याल से आपकी एक यूनिक चीज होगी और बच्चों से आपको अलग बनाएगी। जो अभी हमारी यूट्यूब फैमिली इस वीडियोस को देखेगी, जो भी यूट्यूब के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड है हमसे, वो देखेंगे, तो इनको यहाँ पर कुछ चीजें नई सीखने को मिली होंगी डेफिनेटली। ठीक है, जो कि आपको आपके बोर्ड्स में और इंपॉर्टेंटली 11th इंट्रेंस में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको आज इतना ही रहने देते हैं। बेसिकली जस्ट इंट्रोडक्शन था आपको, आज मैंने इंट्रोडक्शन, मैंने कुछ बेसिक्स बातें करी हैं आपसे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेनली कवरेज करूंगा इंशाल्लाह, और आपको बताऊंगा सारी चीजें बहुत इजी वे में। आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आप डेफिनेटली अपनी राय दे सकते हो, और उसमें कुछ चेंजेस से आते हो तो वो भी आप बता सकते हो। डेफिनेटली आपको उसकी बात को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, ऐसा नहीं है उसको इग्नोर करूंगा। और इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो जो मैं नंबर दूंगा आप उस पर मैसेज करके हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी फॉर्म भरवाने में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, जैसा कि यूजुअली होता है। बट वो टाइम वेस्ट नहीं, वो एक प्रोसीजर होता है। बट उस सब प्रोसीजर में आपको नहीं फंसाएंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे जो नंबर दूंगा उस पर कॉन्टेक्ट करके ये हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप प्रैक्टिस शीट भी ले सकते हो। और अगर आपको डाउट की रिक्वायरमेंट है, आपका डाउट इन लेक्चर से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली हम आपको डाउट के लिए भी अवेलेबल रहेंगे, आपका डाउट लेंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर्स को यूटिलाइज करना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है, चीजों को 100% ग्रैस्प करना है। क्योंकि एकदम स्लो पेस पे लेके चल रहा हूँ, कोई फास्ट एंड फ्यूरियस वाला मसला नहीं रखा मैंने। ठीक है, जिन बच्चों को ये ऑलरेडी आता था बहुत बढ़िया, बट बेटा हमें सबको देखना है, सबका साथ सबका विकास करना है, तो हर बच्चे को बोर्ड अच्छा करवाना है। तो जो बच्चे हमारे वो कैटेगरी के जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे, बेटा बिल्कुल बंद जाओ इन वीडियो से, और इन वीडियो से जितना फायदा उठा सको उठा सको, उठा लो आप लोग। ठीक है, पूरी विंग्स एकेडमी की टीम आपको सपोर्ट करने को तैयार है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।